भाई, अब एक चीज सबसे पहले, नीट में कितने सवाल आएंगे बायोलॉजी में? सबको मालूम है 90 सवाल आएंगे। टोटल चैप्टर्स कितने अपने पास? 38। तो पहला सिस्टम आपको क्या ध्यान में रखना है कि अगर 38 चैप्टर हैं और कुल 90 सवाल नीट में आएंगे, इसका मतलब हर चैप्टर से सवाल बनेगा। ठीक है? हम लोग काफी बार आपस में बात करते हैं ना, जब हम स्टूडेंट्स ही आपस में बात करते हैं, अरे यार ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये पढ़ ले, इससे सवाल आएगा, ये इंपॉर्टेंट है ना? तो कौन डिसाइड करता है इंपॉर्टेंट है? एक चीज सुन लेना, कोई भी व्यक्ति अगर ये बोलता है कि यार मैं जो मतलब ये इंपॉर्टेंट चीज है, तो वो दो ही तरीकों से बोल सकता है। या तो वो पेपर बना रहा हो, या वो बेवकूफ बना रहा हो। भाई आज मैं आपको ये कैसे बोल रहा हूं कि मैं आपको ये बता सकता हूं कि सर जो अपन पढ़ेंगे वो आएगा, लेकिन कौन सा क्वेश्चन आएगा ये बताऊंगा क्या? मैं बता सकता हूं क्या? मैं तभी बता सकता हूं जब मैं पेपर बना रहा हूं और या मैं बेवकूफ बना रहा हूं। आएगा एनसीईआरटी बेस्ड सिस्टम। अब एनसीईआरटी बेस्ड में और अपने नोट्स में हमेशा क्या फर्क होता है वो सुन लेना, और ये मैं शायद पहले एक्सप्लेन भी कर चुका हूं। 2007 से पहले तक बहुत अलग अलग चीजें थी। बहुत अलग अलग चीजों का मतलब है हर स्टेट का एग्जाम अलग अलग होता था। ये तो आप सबको पता होगा ना, राजस्थान पीएमटी अलग होता था, यूपी सीपीएमटी अलग होता था, बिहार पीएमटी अलग होता था, वेस्ट बंगाल का पीएमटी अलग। हर स्टेट का अपना अपना पीएमटी एग्जाम था, और हर स्टेट का अपना पीएमटी एग्जाम इसलिए था क्योंकि हर स्टेट की किताबें अलग अलग थी। पूरे हिंदुस्तान में एक एनसीईआरटी किताब कब से चालू हुई है? 2008, 10, वो भी 12 के बाद से। तो नीट, अभी हम कहते हैं एनसीईआरटी पे फोकस इतना क्यों बढ़ गया? अरे एनसीईआरटी पे फोकस हमेशा से था, जब से एआईपीएमटी एग्जाम था। एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं। 2008 में कोई व्यक्ति राजस्थान में 11, 12 उसने की। सुन लो, एक एग्जांपल जरूरी है समझना, इसलिए समझना जरूरी है ताकि आपको यह कॉन्फिडेंस मिल जाए कि अपन जो पढ़ रहे हैं ना वही काम की चीज है। जब बच्चा आरपीएमटी का या यूपी सीपीएमटी का एग्जाम देता था, तो मैंने 11th और 12th मान लो राजस्थान बोर्ड से की। राजस्थान बोर्ड का सिलेबस मालूम है आपको क्या था? पहले राजस्थान बोर्ड के सिलेबस में ह्यूमन फिजियोलॉजी थी ही नहीं। मानव कार्य की जो पढ़ते हैं, जिसका सबसे ज्यादा वेटेज है, वो थी ही नहीं। क्या था? खरगोश। हां, आपने सवाल भी करे होंगे, सर ये खरगोश का सवाल आया हुआ है। अरे खरगोश का सवाल आया हुआ था दो, क्योंकि पहले सिलेबस खरगोश का था। तो प्रॉब्लम सुन लो एक बार, ये क्योंकि कुछ चीजें जाननी इसलिए जरूरी है क्योंकि ये तथ्य कोई नहीं बताता। तथ्य ये था कि जब अब जिस स्टूडेंट ने आरबीएसई से पढ़ाई की है, आरबीएसई किताब पढ़ी है या बिहार पीएमटी किताब पढ़ी है, उसने रैबिट पढ़ा है, उसने कॉकरोच पढ़ा है, उसने चूहा रैट पढ़ा है, उसने ह्यूमन फिजियोलॉजी नहीं पढ़ी। ह्यूमन फिजियोलॉजी किसने पढ़ी? जिसका सीबीएसई बोर्ड था, जिसका बिहार बोर्ड नहीं था, जिसका यूपी बोर्ड नहीं था, जिसका आरबीएसई बोर्ड नहीं था। तो जिसने सीबीएसई से किताब पढ़ी उसमें तो ह्यूमन फिजियोलॉजी थी। तो जब वो एआईपीएमटी देता था तो सिलेबस सीबीएसई का आता था। जब वो आरपीएमटी देता था तो सिलेबस आरबीएसई बोर्ड का आता था। यूपी सीपीएमटी देता था तो वो यूपी की टेक्स्ट बुक के हिसाब से आता था। बिहार पीएमटी देता था तो बिहार के अकॉर्डिंगली। तो इतना डिफरेंस था। तो आदमी क्या करता था, स्टूडेंट बेचारा, जो बोर्ड उसने पढ़ा है उस साल उसका एग्जाम दे देता था, और एआईपीएमटी के लिए एक साल ड्रॉप करता था। जो उसने 2 साल पढ़ी ही नहीं, उसका एग्जाम तो वो 1 साल की तैयारी करके देगा ना। ये डिफरेंस है एआईपीएमटी। तो एजुकेशन सिस्टम ने देखा कि यार ये तो प्रॉब्लम हो रही है। आज एआईपीएमटी के लिए बच्चा 12th के बाद दे ही नहीं सकता क्योंकि उसने सीबीएसई बुक नहीं पढ़ी है। तो इन्होंने हर साल अब पूरे इंडिया लेवल पर एनसीईआरटी बुक्स मैंडेटरी कर दी। तो ऐसा नहीं है कि एआईपीएमटी एनसीईआरटी बेस्ड नहीं था, एआईपीएमटी हमेशा एनसीईआरटी बेस्ड ही था। फर्क था कि उसमें एआईपीएमटी था, अब उसको क्या कह दिया है, नीट। तो पहला डिफरेंस तो ये। दूसरा, एनसीईआरटी जिसने सीबीएसई एनसीईआरटी अपने पढ़ी है सबने, फिजिक्स की 11वीं में 2 किताबें, केमिस्ट्री की 2 हैं, बायोलॉजी की एक ही है। ये भी 2-2 थी, ये भी 2-2 थी। तो अब भी अपन जो पढ़ते हैं ना नोट्स, सर कुछ अपन काफी चीजें एनसीईआरटी से बाहर भी पढ़ते हैं। इस एनसीईआरटी से बाहर जो पुरानी एनसीईआरटी किताबें हैं उसमें ये सब कुछ दे रखा है जो अपन ने पढ़ा है।
इसलिए मैं इतने कॉन्फिडेंस से यूं नहीं कहता कि यार अपन जो पढ़ रहे हैं वो आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जितनी एनसीईआरटी किताबें आज तक बनी हुई हैं, जब से हमने पढ़ी एनसीईआरटी किताबें, जब 4 किताबें होती थी एनसीईआरटी की, वो सारा निचोड़ अपन के नोट्स में होता है। ये जो आपके मॉड्यूल्स बनते हैं ना अलग अलग कोचिंगों के, वो आधे पुरानी एनसीईआरटी से यूं के यूं लिए गए हैं, और कुछ उनमें फिर बिहार पीएमटी की किताबें डाल दी, कुछ राजस्थान पीएमटी किताबें डाल दी। अब आज के मॉड्यूल में जैसे अपन ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में अपन ने ये तो नहीं पढ़ा किसके वृषण अंदर होते हैं किसके वृषण बाहर होते हैं। एलिफेंट में भी सवाल आता है ना, एलिफेंट में वृषण बाहर होंगे अंदर, वेल में अंदर होंगे बाहर, क्योंकि पहले आरपीएमटी में ह्यूमन फिजियोलॉजी नहीं था, जानवरों का था जनन, तो उस पर सवाल आ भी रखे हैं आरपीएमटी में। बट आपको अभी घबराने की जरूरत नहीं है कि सर अपन ने तो पढ़ी नहीं, अरे नहीं आता अब। इसलिए वो एक ट्रस्ट फैक्टर, ये मैंने आपको बेसिक फाउंडेशन इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये बहुत सारी चीजें थी जो अभी नहीं बताई गई हैं। अब आप बोलोगे सर पहले आया हुआ था अभी क्यों नहीं आया हुआ था, ये मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि किताबें बदल गई। पिछली बार नीट का पेपर सबने देखा था, उससे पिछली बार अभी देखा। एक और ब्यूटीफुल चीज बता रहा हूं, एक सुंदर चीज है एनसीईआरटी नीट की बहुत। कोई भी पेपर आप नीट का उठा के देख लेना, आज जाना एक बार फैक्ट चेक करना, 2016 का, 2015 का, 2014, जो सवाल जो क्वेश्चन पेपर आपको जिस साल का मिले एक बार देखना, उसमें कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं मिलेगा जिससे सवाल नहीं आया हुआ हो। चेक करना, आज मैं जो बोल रहा हूं ना उसको तथ्य से एक बार चेक कर लो, क्योंकि अगर आपने चेक कर लिया तो कॉन्फिडेंस अपने आप बन जाएगा। इसका मतलब पहला उसूल यह है, एक बार देखना, उसमें कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं मिलेगा जिससे सवाल नहीं आया हुआ हो। चेक करना, आज मैं जो बोल रहा हूं ना उसको तथ्य से एक बार चेक कर लो, क्योंकि अगर आपने चेक कर लिया तो कॉन्फिडेंस अपने आप बन जाएगा। इसका मतलब पहला उसूल यह है नीट का कि कोई चैप्टर छोड़ के नहीं जाना, क्योंकि जो भी चैप्टर आप छोड़ के जाओगे उसका सवाल नीट में आएगा। जैसे मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों का महत्व एक चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, हर साल एक सवाल आता ही आता है। लिविंग वर्ल्ड है, एक चैप्टर है कहने के लिए, चलो 2 पेज का चैप्टर है, लेकिन एक सवाल आएगा सीधा। तो हर चैप्टर से प्रश्न बनेगा। सबसे इंपॉर्टेंट ह्यूमन फिजियोलॉजी क्यों होती है भाई? क्योंकि 7 चैप्टर तो ह्यूमन फिजियोलॉजी के 11वीं में एनसीईआरटी में, और ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ 9 चैप्टर है। 9 चैप्टर का मतलब है कम से कम 18 से 22 सवाल ह्यूमन फिजियोलॉजी के आएंगे। मैंने 18 से 22 लिखा है, कोई पेपर उठा के देख लेना नीट का, एआईपीएमटी का, आपको 18 से लेकर 22 सवाल के बीच में मिलेंगे। ठीक है, 18 नहीं 17 मिलेंगे, लेकिन विंडो रहेगी 17 से 22। तो ये स्मार्ट अप्रोच दिमाग में रहनी चाहिए। तैयारी इन 4 महीनों में करनी है, क्योंकि तैयारी कब करोगे? जब आप ह्यूमन फिजियोलॉजी तैयार कर लोगे। इसका मतलब क्या है? आपको कॉन्फिडेंस आ गया कि 90 में से मेरे पास 20 सवाल तैयार हो गए। जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोटेक, ये तीनों तैयार कर लिए। तो जेनेटिक्स से 2 से 4 सवाल, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से 2 से 4 सवाल, बायोटेक से 6 सवाल, 14 सवाल तैयार हो गए। तो 20 और 14 34, 50% पेपर तैयार हो रहा है। इस तरह से ये अप्रोच आपको पता होनी चाहिए। देखो, गधा मजदूरी दुनिया में हर व्यक्ति करता है। एक मजदूर है, उससे ज्यादा मेहनत तो कोई नहीं करता ना। एक मजदूर है बेचारा, सुबह से शाम पत्थर उठाता है, कितना क्या मिलता है उसको? क्योंकि उसको वो उसको अप्रोच नहीं पता कि मुझे कैसे काम करना है। एक सेठ है, काम ही नहीं करता, हम बोलते हैं किस्मत से, किस्मत नहीं है, विजन है उसके पास दृष्टि, उसको पता है कि मुझे क्या करना है। यही तो फर्क है। मेहनत तो हर व्यक्ति करते हैं, मेहनत करनी है, मेहनत करनी। अरे मेहनत तरीका इंपॉर्टेंट चीज है कि आज आप पढ़ रहे हो, अब मैंने सर आपने पढ़ाया हमने पढ़ लिया, आपने पढ़ाया हमने पढ़ लिया, ठीक है, बट क्या कितनी तैयारी है? हर दिन शाम को आपसे पूछो कि यार मैंने कितना तैयार हो गया। 90 सवाल है, 38 चैप्टर है, 38 में से ह्यूमन फिजियोलॉजी 9 चैप्टर तैयार हो गए, जेनेटिक्स मॉलिक्यूलर 14 सवाल तैयार हो गए। 14 मतलब मेरे 28 से 35 सवाल तैयार हो गए। इस तरह से तैयारी आएगा, वही जो पढ़ेंगे। ये आप देख लेना। ये मैं आज भी हमेशा नहीं कहता, कभी भी देखता हूं, जो मुझे पहले से जानते हो नहीं जानते हो, जो अपन ने पीडीएफ भी दे रखी थी ना ऑनलाइन में, या जो अभी भी अपन लिखेंगे, वही आएगा जो अपन पढ़ेंगे। बट पढ़ना, उसको एक बार से काम नहीं चलेगा, 10 बार पढ़ना पड़ेगा। एक चीज को अगर आपने 10 बार पढ़ ली तो मेरी गारंटी उससे सवाल गलत नहीं होगा, लेकिन 10 से कम पढ़ा तो किसी की कोई गारंटी नहीं। जब आप पढ़ के ही नहीं गए सर, मैं तो एग्जाम टाइम में याद हो जाएगा। क्लासिफिकेशन इसलिए मैं कहता हूं, मैं हमेशा, मैंने पहले भी कहा था, क्लासिफिकेशन कभी भी टीचर के भरोसे नहीं रहना चाहिए। भाई मैं तो पढ़ाऊंगा आपको, मैं तो एग्जाम्पल पढ़ाऊंगा,
एग्जाम्पल्स याद कब रख पाओगे? जब उसको रोज पढ़ोगे। एक सिंपल एग्जाम्पल बताता हूं। आपने मान लो पॉरीफेरा जगत पढ़ा, पॉरीफेरा के सारे एग्जाम्पल पढ़ लिए, साइकॉन, यूप्लेक्टेला, सब एग्जाम्पल आपने देख लिए। आपने उसको एक दिन पढ़ा, आपको याद हो गया, अगले दिन आपने एग्जाम दिया, एग्जाम में नंबर भी ठीक ठाक आ गए। अब उसको आपने 4 दिन नहीं पढ़ा, करके देखना 5वें दिन आपको लगेगा ये मैंने पढ़ा कब था यार। क्लासिफिकेशन की एक इंपॉर्टेंट चीज सुन लेना। आपने ना एक हफ्ते पूरे दिन रात मेहनत की, संडे को एग्जाम था, एक हफ्ते आपने एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, जैविक वर्गीकरण सारा अच्छी तरह पढ़ा, घोट घोट के पढ़ा, याद किया, संडे को टेस्ट भी दे दिया, 70% 80% नंबर भी आ गए, लेकिन उसके एक हफ्ते नहीं पढ़ा, सब भूल जाओगे। अब आपको नुकसान कितना हुआ एक हफ्ते का? हर आदमी सोचता है कि यार एक हफ्ते नहीं पड़ा, नुकसान आपको हुआ 14 दिनों का। जो 7 दिन आपने पढ़ा था वो 0 हो गया ना भाई। 2 तरीके, बाइनरी सिस्टम काम करता है हमेशा। बाइनरी मतलब 0 और 1, या तो है या नहीं, हां ना, ये बीच का नहीं होता। तैयारी कैसे चल रही है सर? ठीक चल रही है सर। ठीक क्या होता है मेरे को कभी समझ नहीं आया। ठीक या अच्छा होती है या खराब होती है, ठीक कुछ नहीं होती। कितना आता है सर? थोड़ा या बहुत? थोड़ा बहुत आता है। अरे थोड़ा या बहुत ये कोई जवाब आप नहीं समझ रहे। अगर एंट्रेंस क्लियर करना है, सब्जेक्टिव आंसर नहीं है। आप नहीं सोच रहे हो कि क्वेश्चन आएगा सर मैं आधा अधूरा लिख दूंगा तो मेरे को आधे नंबर तो मिल ही जाएंगे। सब्जेक्टिव आसान क्यों है? सब्जेक्टिव में आपको अगर कुछ भी नहीं आता ना तो कहानी लिख के आ जाओ 3 पेज की, 3 लाइनों की, तभी मास्टर लिखता है यार राइटिंग अच्छी है, साफ सुथरा काम है, आधा नंबर तो दे दो। यहां पे आधा अधूरा नंबर नहीं मिलेगा ना, -1 या +4 है ना। तो बाइनरी सिस्टम है, तो आपकी तैयारी भी या तो अच्छी है या खराब है, या चीजें आती हैं या नहीं आती, बीच बीच का कुछ चीज नहीं है। सर हम कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आता? सर मैंने कहा आपको ये चैप्टर पढ़ा हुआ है। हाँ सर पढ़ा हुआ तो है, पर अभी सवाल मत पूछना सर। पढ़ा हुआ है बट सवाल मत पूछना, मतलब क्या नहीं है आपको? कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है? क्योंकि आपको अंदर से पता है उस चीज को जितनी बार पढ़ना चाहिए था वो मैंने नहीं पढ़ा हुआ। और क्लासिफिकेशन के लिए बाकी तो चलो मैं सब तैयार करा दूंगा आपको भी 4 महीने में, बट क्लासिफिकेशन के एग्जाम्पल तो मैं आपके कान में घुस घुस के याद नहीं कर सकता था ना। और ये यूट्यूब्स ने और इन ऑनलाइन में इतना प्लेटफॉर्म ने खराबी की है बच्चों, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक काम नहीं करेगी। कुछ में तो कर जाएगी, जैसे खनिज में तो उसमें बेसिक है, बट अब एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम में कोई शॉर्ट ट्रिक अपनाओगे, उस शॉर्ट ट्रिक को याद करने के लिए शॉर्ट ट्रिक चाहिएगी। मैं बता रहा हूं, शेवाल की शॉर्ट ट्रिक है सर, हरीश शेवाल की शॉर्ट ट्रिक है। अरे क्वेश्चन कैसे आते हैं मैं बताता था हमेशा, बॉक्स में आएगा क्वेश्चन, बॉक्स में सिर्फ हरीश शेवाल डालेंगे क्या? अरे हरी होगी, भूरी होगी, लाल होगी, ब्रायोफाइट होगा, टेरिडोफाइट होगा, उसमें शॉर्ट ट्रिक लगाते रहोगे। 3 मिनट से ऊपर क्वेश्चन में लगा नहीं सकते आप एंट्रेंस में। 1 घंटे में बायोलॉजी का पेपर करना पड़ेगा, 90 सवाल। इसका मतलब एक क्वेश्चन को आप 3 मिनट से ज्यादा दे नहीं सकते हो। ये बहुत सारी चीजें जो आपको धीरे धीरे मालूम चलेंगी, बारीकियां। क्षमता आप सब में बहुत जबरदस्त है, लेकिन वो क्षमता है ना, वो कहने के लिए नहीं है। क्षमता का अभिव्यक्ति इंपॉर्टेंट है। सर क्षमता तो मेरे में बहुत है, और इंटेलिजेंस की बात नहीं कर रहा हूं। जिसको चैप्टर याद नहीं होता उसको फिल्मों के गाने याद रहते हैं, पूरे पूरे रट्टा मारते हो रोज सुबह? नहीं। फिल्मों के डायलॉग याद रहते हैं? नहीं। याद रहते हैं ना, क्योंकि क्षमता इतनी जबरदस्त है आपकी। तो वही डायलॉग और वही गाने आपको क्लासिफिकेशन के लिए करना है। सुन लेना क्लास, आज बता रहा हूं पहले दिन से, अगर क्लासिफिकेशन के जवाब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सब सुन लो, अगर क्लासिफिकेशन का जवाब सही करना है, उदाहरण, तो आज से अगर पढ़ाई कर रहे हो तो आज से लेकर 4 महीने तक रोज पढ़ना है। उदाहरण अपने रूम पर, अपने अलमीरा पे लिख लो, रोज लिख लो, और दोस्तों के नाम डाल दो यार। आपस में बातें करते हो ना गप्पे, नाम डाल दो, पॉरीफेरा रख लो, एक ये यूप्लेक्टेल। अरे ना, इंटरेस्टिंग तो बनाओगे चीजों को। जब चीजें बोझ लगने लगती है, जब चीजें बोझ लगने लगती हैं तो क्या होता है आसान तरीका उसका? उसको आसान बनाओ, उसको उसमें मजे लो, उसको एंजॉय करो, वही तो करना है। अगर आप सोच रहे हो कि मेहनत करना, वो डर जाता ना कि सर ने बोला मेहनत करना है, 10 घंटे मेहनत करनी है, मतलब हंसना नहीं है, कमरे में बैठ। अरे नहीं, मेहनत करने का मतलब है उसको एंजॉय करना है। सीखना ही तो है यार जीवन में। यहां पे सीखना आए हो, नंबर लाने आए हो? अगर ये सोच के आए हो कि नंबर लाने हैं तो बोझ है, तनाव है वो। जिस दिन आप नंबर की बात करते हो, मैं हमेशा कहता हूं वैल्यू और कॉस्ट होती है, एक वैल्यू और एक कॉस्ट। जैसे एक जूते खरीदने गए, जूते की कॉस्ट दिख रही है 5000 की,
लेकिन मेरे पहनने पर मुझे कैसा लग रहा है वो वैल्यू है उसकी। समझ रहे हो? तो वैल्यू और कॉस्ट, नंबर क्या है? कॉस्ट है। नंबर लाना है, नंबर लाना है, सेलेक्ट होना है, सेलेक्ट होना है, तनाव, सिर्फ प्रेशर बढ़ेगा। अपने ऊपर भी प्रेशर बनाओगे आप, घर वाले भी प्रेशर डालेंगे, नंबर ही नहीं आ रहे, नंबर ही नहीं आ रहे। लेकिन अगर आप ये सोचना चाहते हो कि मैं सीख रहा हूं, या देखो हर आदमी अलग अलग स्टेज पर होता है, कोई स्केल 1 पर होगा, कोई 2 पर होगा, कोई 10 पर होगा, लेकिन सब 10 से 11वें पर जाएगा तो उसको आसानी से पहुंचेगा। वो एक से आप सोचो मैं 11वें पे पहुंच जाऊंगा, नहीं। सबको अपना अपना समय लगता है, सबका अपना अपना जोन होता है। दूसरे तो तुलना नहीं करनी। मेरी 6ठी रैंक है तो आदमी दुखी होता है कि मेरे आगे 5 थे। अरे खुश रहो ना यार, मेरी पिछली बार कितनी थी? 10वीं, अब 6ठी है। हाँ मैं इंप्रूव कर रहा हूं। 10वीं से आप 15वें पे जा रहे हो तो दुख होना चाहिए, क्योंकि यार मैं 10वीं पे था तो मैं 15वें पे क्यों गया। लेकिन दुखी मेरे को जीवन में यह है कि ये मेरे से आगे हैं सर, इनको मेरे से ज्यादा आता है। तो क्या बकवास है यार। उसकी अपनी मेहनत रही होगी, उसने पहले मेहनत करना चालू करी होगी, आपने थोड़ी बाद में चालू की, तो आपका टाइम जोन अलग है। स्टीव जॉब्स ने जब एप्पल बनाया था तो 56 साल में बनाया, तो 55 साल तक तो उसको वो क्या सोचता होगा लोगों को, और 55 साल में वो तो मिलियनर बन गया, अरबपति बन गया। अरे पर 56 साल में उसने वो काम किया जो दुनिया में सोच भी नहीं सकते थे लोग। तो द पॉइंट इज, आप सबका अलग अलग जोन है, सबका अलग अलग टाइम फ्रेम है, बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मजे लेकर मेहनत करनी है। ठीक है, तो अब हो गया भाषणबाजी तो सबको, ठीक है भाई।